हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट। और इंपॉर्टेंट ही नहीं बल्कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी होने वाला है। लाइट क्या होती है ये तो हम सब जानते हैं। हमारे आसपास हर जगह लाइट होती है। जैसे सन से लाइट मिलती है, हमें बल्ब से लाइट मिलती है, स्टार से लाइट मिलती है। इन सारी चीजों से और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमें लाइट मिलती है। लाइट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिनोमेनाज भी होते हैं। जैसे आप देखें, ये जो कैट है वो अपनी इमेज देख रही है एक मिरर में। आप भी रोज सुबह सुबह देखते होंगे। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने जैसी ही इमेज मिरर में देख पाते हैं। जैसे आपने रेनबो देखा होगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है। आपने देखा होगा कि रात को तारे चमकते हैं। सनराइज या सनसेट के टाइम पे स्काई जो होता है वो रेड हो जाता है। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिनोमेनाज होते हैं लाइट से रिलेटेड। उन सबको इस चैप्टर में हम समझेंगे कि वो कैसे होते हैं। लाइट के बारे में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। वन टर्म इज रिफ्लेक्शन एंड अनदर टर्म इज रिफ्रैक्शन। आप ध्यान से देखिए, सुनने में सेम जैसे लग सकते हैं बट अलग है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके होंगे तो उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लेट्स स्टार्ट विथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ विल सी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब जब लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो वो कुछ लॉज को फॉलो करती है, कुछ नियम्स को फॉलो करती है जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वही हम देखेंगे। तो एक्चुअली दो लॉज होते हैं, दो लॉज। पहला जो लॉ होता है वो क्या है, देखें हम, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? तो पहले मैं लिख देता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in same plane, lie in same plane। मतलब ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में। ये जो पॉइंट है इसको समझने के लिए एक और डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं, उससे आपको और समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम देखें आप। ये जो बॉटम वाला सरफेस है ना, ये एक्चुअली मिरर है। ये हमारा मिरर है, ठीक है। तो आप ऐसा सोचिए कि इस मिरर को जो है हम अलग एंगल से देख रहे हैं, दूसरी साइड से देख रहे हैं। तो ये हमारा मिरर है। अब देखिए इंसिडेंट रे आया, रेड कलर में, और ये रिफ्लेक्टेड रे टकरा के चला गया। बीच में ब्लू से नॉर्मल बना हुआ है, नॉर्मल। आप देखें ये जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे हम? जैसे मैंने आपको बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप देखो ये जो तीनों लाइंस हैं, रेड ब्लू एंड ग्रीन, ये तीनों एक ही प्लेन में है, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। या फिर इस डायग्राम में भी आप देख सकते थे। अब देखो ये जो तीनों व्हाइट लाइंस हैं, तीनों इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, वो तीनों कंप्यूटर के स्क्रीन के प्लेन में आ रही है। तीनों कंप्यूटर के स्क्रीन के प्लेन में आ रही है, तो तीनों एक ही प्लेन में, ठीक। यही लॉ है। जो दूसरा लॉ है वो इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला लॉ कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा लॉ को हम लिख सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है? ये बहुत ही सिंपल है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो बराबर होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, दोनों बराबर होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो अगर ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस से 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री पे ये इंसिडेंट रे आती है, नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बनाती है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगी वो भी नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 30 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30, दोनों बराबर। उसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूं तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 45 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री होगा, दोनों बराबर होते हैं,
लेट्स डू दिस सिंपल क्वेश्चन। ये एक मिरर है, आप देख सकते हैं, और एक लाइट रे मिरर को ऐसे हिट करती है और यहां पे एंगल बनाती है 40 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है हमें पता है, वो कितना होगा इस केस में, वो निकालना है। ऑल्सो ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे को बनाना भी। यहां पे क्या करेंगे हम, देखो बहुत सिंपल है। जब भी इंसिडेंट रे आपको दिया हो और रिफ्लेक्टेड रे आपको बनानी हो तो सबसे पहले हमें नॉर्मल बनाना चाहिए। नॉर्मल, तो सबसे पहले मैं यहां पे नॉर्मल बनाऊंगा। तो नॉर्मल कैसे बनाऊंगा, मैंने आपको बताया था, ये नॉर्मल होगा। ठीक है, जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है वहां पे नॉर्मल बनता है और मिरर के परपेंडिकुलर। ठीक, अब आप देखें ये जो एंगल है ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्लियरली आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस 40, इन दोनों का सम इज इक्वल टू 90। तो इसका मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो जाएगा दैट विल बी 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, सो दैट इज 50 डिग्री। तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 50 डिग्री हो गया। ठीक, अब ये जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, हमें पता है कि वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, और ये जो एंगल यहां पे बनेगा यही कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो हमें पता है बाई फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर बाई सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमने सेकेंड लॉ पढ़ा है, उससे हमें पता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। इसका मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो 50 डिग्री होगा। सही है, वेरी सिंपल। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर लाइट रे ऐसे आती है तो रिफ्लेक्ट होकर कैसे जाती है हमें पता है, बट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी एक सिचुएशन देखते हैं। सपोज करो लाइट रे जो ऐसे आती है इस तरीके से, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे जो कि एक्चुअली मिरर के परपेंडिकुलर है, तो ये मिरर से टकराएगी और फिर रिफ्लेक्ट होगी। कैसे रिफ्लेक्ट होगी ये यही बताना है। तो क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर परपेंडिकुलर। ये लाइट रे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे मिरर को हिट कर रही है, तो इसका क्या होगा, ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी, कैसे सोचेंगे। देखो जैसा मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें नॉर्मल बनाना चाहिए। तो नॉर्मल कैसे बनाते हैं, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, तो यहां पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे मिरर के, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये तो ये हमारा नॉर्मल होगा। समझ रहे हैं आप। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह कि जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के लॉन्ग ही आया है, वो नॉर्मल के लॉन्ग ही आया है। ठीक है, तो यहां पे व्हाट डू यू थिंक विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बोलेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो यहां पे इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, आपको क्या लगता है। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो हम यहां पे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। ठीक है, तो आपको क्या लगता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो भी 0 होगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो लाइट रे है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी ताकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 0 हो। इसका मतलब वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि वो इसी पाथ के लॉन्ग वापस चली जाएगी। वो लाइट रे ऐसे आएगी नॉर्मल के लॉन्ग और फिर उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। तो यही हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी कहलाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0। तो ये जो सिचुएशन होती है बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती है। अगर लाइट रे मिरर के परपेंडिकुलर आती है तो वो अपने ही पाथ पे वापस चली जाती है। इफ लाइट रे हिट्स मिरर perpendicular to surface, it is reflected back along the same path, along the same path। और इस केस में हम बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है दोनों 0 के बराबर होते हैं। रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो देखो क्या मतलब होता है इसका, बहुत ही सिंपल सी चीज है। जैसे आप सपोज करो यहां पे हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, कोई फ्लैट स्मूथ सरफेस है, जैसे कि प्लेन मिरर या कोई और भी स्मूथ सरफेस हो सकता है,
और यहां पे जो हमारे पास सरफेस है ये बहुत ही रफ है, आप देख सकते हो बिल्कुल ही गड्ढे वड्ढे हैं उसमें, बहुत ही रफ टाइप का सरफेस है। ओके, आप सोचो कि दोनों केस में पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं और इस सरफेस पे टकरा रही है दोनों केस में, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा लाइट रेज का रिफ्लेक्शन होगा। क्या लगता है आपको इन दोनों केसेस में जब रिफ्लेक्शन होगा तो उसमें क्या डिफरेंस होगा? देखो मैं आपको बताता हूं, इस केस में जो रिफ्लेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, और इस केस में रिफ्लेक्टेड रेज कुछ इस तरीके की होंगी। देखो ये जो है वो फ्लैट और स्मूथ सरफेस है, तो इसमें सारी लाइट रेज जो आएंगी वो एक सिस्टमैटिक वे में रिफ्लेक्ट होंगी। लाइट रेज आई थी तो पैरेलल थी, और जब रिफ्लेक्ट होंगी तो भी पैरेलल रहेंगी। लेकिन इस केस में जब लाइट रेज आई थी तो पैरेलल थी, लेकिन अब वो रिफ्लेक्ट होकर अलग अलग डायरेक्शन में चल जाएंगी, क्योंकि यहां पे ये जो सरफेस है वो कैसा है, रफ। तो ये जो रिफ्लेक्शन है यहां पे, दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, रेगुलर आप नाम से ही समझ सकते हैं। और ये जो रिफ्लेक्शन है ये हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, दिस इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को कई बार इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कई बार इसको स्कैटरिंग भी बोलते हैं। स्कैटरिंग बोलने का क्या मतलब है? स्कैटरिंग का मतलब होता है छितरा जाना। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो लाइट रेज आती है वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो गई है, ठीक, जबकि इस केस में ऐसा नहीं हुआ है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सरफेस जो कि स्मूथ है और यहां पे ये सरफेस जो कि क्लियरली रफ है, तो इन दोनों में कैसा रिफ्लेक्शन होगा? तो क्लियरली आप समझ जाएंगे, क्या समझ जाएंगे कि इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, राइट। इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और इसमें कैसा रिफ्लेक्शन होगा? इसमें डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। एक चीज और आप यहां पे देख सकते हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यहां पे बहुत ही गंदा सा रिफ्लेक्शन हुआ है, तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, मतलब ये वाला लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो कुछ लोगों को लगता है कि इस केस में तो ये लॉ वैलिड है, लेकिन इस केस में ये जो लॉ है वो वैलिड नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमेशा वैलिड होता है, एंड दिस इज वैलिड इवन इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, इसमें भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है। देखें थोड़ा सा समझना इसको, हालांकि डिफिकल्ट हो सकता है। पहले इस केस पे आप ध्यान दें, इस पे आप देखें, ये जो रे आ रही है पहले वाली, उसके लिए ये सरफेस है, दूसरी वाली जो रे आ रही है उसके लिए भी वही सरफेस है, इंसिडेंट सरफेस। सब रे के लिए वही इंसिडेंट सरफेस है। तो पहले वाले के लिए अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो ये नॉर्मल बनेगा, दूसरे वाले के लिए नॉर्मल उसके पैरेलल इस तरह से बनेगा, तीसरे वाले के लिए नॉर्मल उससे पैरेलल कुछ इस तरीके से, ये चौथे वाले के लिए, पांचवे वाले के लिए। तो सबके लिए आप देख सकते हैं नॉर्मल कैसे बना है, ठीक है। सारे नॉर्मल्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और क्योंकि ये सारे इंसिडेंट रेज भी पैरेलल हैं, तो सबका ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो भी सेम होगा। आप समझ होंगे, सबके लिए सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सेम आई, ठीक है। तो सब के लिए सेम आई है, तो अब सब जब रिफ्लेक्ट होंगे तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि सबके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो भी सेम होगा, सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सब एक सिस्टमैटिक वे में रेगुलर फैशन में इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। इस केस में लेकिन आप देखें, थोड़ा ध्यान दें, ये जो पहली रे है उसके लिए अगर हम नॉर्मल बनाएंगे तो ये होगा, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। जैसे ये लास्ट वाला रे देखिए, अब यहां पे जो नॉर्मल होगा, इसका जो नॉर्मल होगा वो इसके पैरेलल नहीं होगा। इस यहां पे नॉर्मल कुछ इस तरीके से होगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा क्योंकि सरफेस भी थोड़ा टेढ़ा है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो यहां पे आई अलग हो गया, आई अलग हो गया, ये आई अलग है और ये आई अलग है, ठीक है। तो आर भी अलग हो जाएगा और वो इस डायरेक्शन में चला गया। जैसे ये वाला आप रे देखें, इसके पहले वाला, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि मैं सरफेस में नॉर्मल बनाऊं तो वो इंसिडेंट रे के लॉन्ग ही आ जाएगा, इंसिडेंट रे के लॉन्ग ही हो जाएगा। तो यहां पे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो जीरो हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया, तो जो लाइट रे है वो तो बाउंस कर जाएगी इसी बात पे, तो इस तरह से लाइट चलेगी। तो आप देख सकते हैं इस केस में हर जगह पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो अलग अलग है, डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस।
तो जो रेज है वो अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है। शायद आपको क्लियर हुआ हो। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको एक दो बार और देखना चाहिए इसको अच्छे से समझने के लिए। बट द गुड थिंग इज कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। फिजिक्स में जनरली ऐसा ही होता है कि जो चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड से होती हैं वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। एंड बिलीव में ऐसा होता ही है। यहां पे भी ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पे देखें आप, एक खूबसूरत सी लेडी प्लेन मिरर में अपना इमेज देख रही है। ये काम हम लोग रोज ही करते हैं, लड़कियां थोड़ा ज्यादा करती हैं। बट एनीवेज, तो अब हम यही देखना चाहते हैं कि जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपनी और आसपास की बाकी चीजों की इमेज क्यों दिखाई देती है या कैसे दिखाई देती है, वही हम यहां पे देखना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए हमने हेडिंग डाली है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। ओके, ठीक है। पर उसको देखने से पहले हम कुछ पुरानी बात याद करेंगे। चैप्टर के शुरू में मैंने आपको बताया था कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हम। ठीक है, सपोज करो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकल रही होंगी हर डायरेक्शन में। कुछ इस तरीके से लाइट रेज निकल रही होंगी हर डायरेक्शन। और मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी दो तरीके का हो सकता है। ल्यूमिनस, अगर ये ल्यूमिनस होगा जैसे बल्ब, तो इसकी अपनी लाइट निकल रही होगी हर डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर ये नॉन ल्यूमिनस होगा तो ये इसकी अपनी लाइट नहीं होगी। तो फिर ये कैसी लाइट होगी? किसी दूसरे बल्ब या सन या किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से इस पे लाइट गिर रही होगी और फिर ये ऑब्जेक्ट उस लाइट को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। बट इन एनी केस अगर ये ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस है हो या नॉन ल्यूमिनस हो, इससे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट रे निकल रही होगी। फिर हमें ये दिखाई कैसे देता है? वेरी सिंपल। मान लो यहां पे हम खड़े हैं और हमारी आई यहां पे लोकेटेड है, तो इससे निकलने वाली जब कोई लाइट रे स्ट्रेट ट्रेवल करते हुए हमारे आंख में जाती है तब हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। सही है? अगर हम यहां नहीं खड़े होते, बल्कि सपोज करो अपन यहां खड़े होते, यहां पे आई होती हमारी, तो कोई दूसरी लाइट रे हमारी आंख में आ रही होती है, जैसे कि शायद ये लाइट रे हमारे आंख में आ रही होती है स्ट्रेट ट्रेवल करते हुए। ठीक है, तो फिर से हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो हमें कोई ऑब्जेक्ट तब दिखाई देता है जब उससे निकलने वाली लाइट रे हमारे आंख में जाती है। ओके, अब हम प्लेन मिरर की तरफ बढ़ते हैं। ओके बच्चों, देखो ये एक रूम है बहुत अच्छा सा, आप देख सकते हो, और यहां पे टोपी ओपी पहन के आप स्टाइल में खड़े हो। तो आप जब यहां पे खड़े हो तो आपको रूम की सारी चीजें दिखाई देंगी। आप ये टेबल देख सकते हो, ये सोफा देख सकते हो, ये टेबल देख सकते हो, ये बल्ब देख सकते हो, ये पेंटिंग देख सकते हो, सारी चीजें देख सकते हो। तो मेरा सवाल यहां पे ये है कि आप ये सारी चीजें कैसे देख पा रहे हो, कैसे देख पा रहे हो? तो आई एम श्योर आपका जवाब बहुत सिंपल सा होगा, अपनी आंखों से। आप बोलोगे कि मैं आप सारी चीजें जो हैं वो अपनी आंखों से देख पा रहे हो। सही बात है, बिल्कुल, आप अपनी आंखों से सारी चीजें देख पा रहे हो। बट यहां पे एक छोटा सा कैच है। क्या कैच है? अगर मैं लाइट्स ऑफ कर दूं, इस रूम में लाइट्स ऑफ कर दूं तो अंधेरा हो जाएगा। तब क्या आप इन सारी चीजों को देख पाओगे? अगर मैं लाइट्स ऑफ कर दूं तो रूम में अंधेरा हो जाएगा, तो क्या आप सारी चीजों को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। आंख तो अभी भी आपकी वैसी की वैसी ही है, तो फिर अब आप चीजों को क्यों नहीं देख पा रहे हो? आप समझ रहे हो बड़ी बात? इसका मतलब यह है कि सिर्फ आंख का होना सफिशिएंट नहीं है चीजों को देखने के लिए। हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइट शुड बी देयर फॉर थिंग्स टू बी विजिबल। मतलब लाइट का होना जरूरी है, तभी हमें आसपास की चीजें दिखाई देती हैं। समझ रहे हो अपनी बात? लाइट का होना बहुत जरूरी है। अब हम थोड़े टेक्निकल डिटेल में जाएंगे। आप देखो, इस बल्ब की बात करते हैं, ठीक है? तो हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि ये बल्ब हमें कैसे दिखाई देता है। देखो, ये जो बल्ब है ये ग्लो कर रहा है। ये ग्लो कर रहा है तो क्या होगा कि इससे लाइट निकलेगी। ठीक है, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि इससे लाइट निकलेगी इस तरीके से। ठीक है, लाइट निकलेगी हर डायरेक्शन में इस बल्ब से।
अब इससे जो लाइट रेज निकल रही हैं, उनमें से कुछ लाइट रेज हमारी आंखों तक भी पहुंचेंगी इस तरीके से, ठीक। तो जब इस बल्ब से लाइट रे हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हमें यह बल्ब दिखाई देता है। वेरी सिंपल। इस बल्ब से लाइट रेज निकलती है, इससे निकलने वाली लाइट रे जब हमारी आंख में जाती है तो हमें यह बल्ब दिखाई देता है, ठीक। तो जब लाइट नहीं होती है, जब ये बल्ब ऑफ हो जाता है, तो इससे कोई लाइट रे नहीं निकलती है, और लाइट रे नहीं निकलती है तो हमारी आंख तब भी नहीं पहुंचती है, तो हमें ये दिखाई नहीं देता है। तो आप समझ में आ गई होगी आपको बात कि इस बल्ब को देखने के लिए लाइट का होना भी जरूरी है, लाइट का होना जरूरी भी है, और आंखों का होना भी जरूरी है। इस बल्ब से निकलने वाली लाइट जब आंखों में जाती है तो यह बल्ब दिखाई देता है, ठीक। चलो, ये तो इस बल्ब की बात हो गई। अगर हम इस बल्ब की बात करना चाहें तो भी वही लॉजिक होगा, इससे लाइट रेज निकलेंगी, उससे निकलने वाली कोई लाइट रे हमारी आंख तक आएंगी, तो हमें ये बल्ब दिखाई देगा, ठीक। अब जैसे इस सोफा की बात करते हैं, सोफा, ये सोफा भी अभी आपको दिखाई दे रहा है। ये सोफा क्यों दिखाई दे रहा है? क्या जो चीज इस बल्ब के साथ हो रही है वही इस सोफा के साथ भी हो रही है? क्या सोफा से भी लाइट रेज निकल रही हैं जो हमारी आंख तक आ रही है? नहीं। आप समझ सकते हैं, ये सोफा कोई लाइट इमिट नहीं कर रहा है, इसलिए इससे निकलने वाली कोई लाइट हमारे आंख तक नहीं आ रही है, तो फिर ये सोफा क्यों दिखाई दे रहा है? देखिए, इट्स वेरी सिंपल। जैसे ये जो बल्ब है ये लाइट इमिट कर रहा है, इससे निकलने वाली कुछ लाइट रे जो है वो सोफा पे जाके गिरेगी, सोफा पे जाके गिरेगी, कई सारी लाइट रे इस सोफा पे जाके गिरेगी। सोफा क्या करता है, इसमें से कुछ लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक। और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होती है वो हमारे आंख में जाती है, और जब ये हमारे आंख में जाती है तो हमें ये सोफा दिखाई देता है। समझ रहे हो बड़ी बात? जैसे ये जो टेबल है ये भी हमें कैसे दिखाई दे रहा है, इससे कोई लाइट रे नहीं निकल रही है, ठीक है। ये बल्ब नहीं है कि इससे कोई लाइट रे निकले, ठीक है। लेकिन इस बल्ब से इस पे कुछ लाइट रे आके गिर रही है, और ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर जब हमारे आंख में जाती है तब हमें ये टेबल दिखाई देता है। आप समझ रहे हो बात? तो इस बात को हम यहां पे लिख सकते हैं कि वी सी एन ऑब्जेक्ट when light rays from that reaches to our eyes। सही बात है। the light ray may be either objects सेल्फ लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट। तो जो बात मैंने आपको बताई है वो यहां पे लिखी हुई है। अब यहां पे ये जो बल्ब है जो अपनी लाइट निकालता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद निकालता है, और ये जो सोफा है जो अपनी लाइट नहीं निकालता है बट दूसरे की लाइट रिफ्लेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की हम डिफिनीशन भी लिख सकते हैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स विच emit light of their own। ठीक है, जो अपनी लाइट इमिट करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं बल्ब, ट्यूबलाइट, या सन। सन जो होता है वो भी लाइट इमिट करता है, पता ही आपको। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन लिख सकते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स which reflect light from other sources। सही बात है।
दे डू नॉट emit light of their own। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? जैसे ये सोफा हो गया, ये टेबल हो गया, ठीक है, ये पेंटिंग हो गई, ये सारी चीजें नॉन ल्यूमिनस सोर्स के एग्जाम्पल है। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो मैं आपको यहां पे देता हूं। ये जो सन होता है हमारा, वो एक्चुअली ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट होता है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, ठीक है। और ये जो मून होता है हमारा, जिसको हम रात में देखते हैं, चंदा मामा, वो नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट होता है, नॉन ल्यूमिनस। कैसे आप देख सकते हो? सूरज जो है वो अपनी लाइट इमिट करता है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, सूरज अपनी लाइट इमिट करता है, वो लाइट हम तक अर्थ पे पहुंचती है, ठीक, तो हम सूरज को देख पाते हैं, ठीक। तो सूरज अपनी लाइट इमिट कर रहा है, इसलिए वो कैसा सोर्स हो गया? ल्यूमिनस, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, ठीक। अब मून जो होता है, उसकी अपनी लाइट नहीं होती है, उसके पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है। सन की लाइट मून पे आती है, वैसे ही जैसे अर्थ पे आ रही थी, सन की लाइट मून पे आती है, मून क्या करता है, उसमें से कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और अर्थ की तरफ भेज देता है, ठीक। तो रात को यही लाइट हमें दिखाई देती है, ठीक। तो मून से जब अर्थ तक लाइट आती है तो हम मून को रात को देख पाते हैं, लेकिन मून से जो लाइट आ रही है वो उसकी खुद की लाइट नहीं है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, ठीक। इसलिए जो मून है वो कैसा सोर्स हो गया? नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। लाइट के बारे में और बहुत सारी चीजें हमने लोअर क्लासेस में पढ़ी हैं, थोड़ा सा उसको रिकॉल कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई खास बात नहीं है, सिंपल सी बात है। जैसे आपने पढ़ाई होगा लोअर क्लासेस में कि एनर्जी बहुत तरीके की होती है, जैसे साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, तो बहुत तरह की एनर्जी होती है। वैसे भी लाइट एक तरीके की एनर्जी है। दूसरा, आपने डेफिनेटली ऐसा पढ़ा होगा कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होती है वो सीधी ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ऐसे घूमते घूमते ट्रैवल नहीं करती है, ठीक है। तीसरा, लाइट कैन फॉर्म शैडोज, लाइट कैन फॉर्म शैडोज। शैडोज आपको पता ही क्या होता है, लाइट शैडोज बना सकती हैं। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं कि इस आदमी की शैडो बन रही है यहां पे, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आप लोअर क्लासेस का वीडियो देख सकते हैं, उन सब में हमने इसको बहुत एक्सप्लेन किया है। आपने पढ़ा भी होगा लोअर क्लासेस में, बट हो सकता है आपको उतना याद ना हो। इमेज जो होती है वो दो तरीके की होती है, रियल और वर्चुअल। ऐसे तो जब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो ये दोनों चीजें हमें और अच्छे से समझ में आएगी, बट फिर भी थोड़ा सा मैं आपको यहां पे बता देता हूं। जैसे आप ये सिचुएशन देखें, ये एक प्रोजेक्टर है, छोटा प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर के बारे में आप जानते होंगे, आपने देखा भी होगा। उससे आप देखें लाइट रेज निकल रही हैं और इस स्क्रीन पे जा रही है, और इस स्क्रीन पे हमें कोई मूवी वगैरह दिखाई दे रही है। जैसे ये बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं कूदते हुए, जंप करते हुए, ठीक। तो ये बच्चे सही में तो यहां खड़े हैं नहीं, ठीक है, वो तो उनकी इमेज दिखाई दे रही है हमें, तो ये भी इमेज है, दिस इज इमेज, ठीक। जैसे ऐसा और भी जगह पे आपने देखा है, जब आप हॉल में मूवी देखते हो तो भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है। हॉल में जब हम यहां पे मूवी देखते हैं तो हॉल के पीछे एक प्रोजेक्टर लगा होता है बड़ा सा, जिससे लाइट रेज निकल के आती है और इस स्क्रीन पे गिरती है, तो हमें स्क्रीन पे जो भी चीजें होती है वो दिखाई देती है, ठीक है। तो उसको भी हम बोलते हैं इमेज, इमेज। अब ये देखें, एक लेडी जो है वो प्लेन मिरर में अपने आप को देख रही है, तो ये जो है, अब देखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। हमने देखा कि कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज बनता है, अब देखेंगे कॉन्वेक्स से कैसे बनता है, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें बहुत कम केसेस होते हैं, इनफैक्ट 2 ही केसेस होते हैं। कॉनकेव वाले में 6 केस थे, इसमें सिर्फ 2 केस होते हैं। पहला केस है ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। पहला केस में ऑब्जेक्ट जो है उसको यहां रखा गया है, ठीक है, मिरर के फ्रंट में। इसमें बहुत केस क्यों नहीं होते हैं ये भी आप समझ सकते हो। जैसे उसमें बहुत सारे केसेस इसलिए थे, कभी आपने फोकस पे रख दिया, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, कभी फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में रख दिया। यहां पे ऐसा नहीं कर सकते।
यहां पे तो आप किसी साइड ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते हो, क्योंकि यहां पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा तो वो मिरर के पीछे हो गया, तो ऑब्जेक्ट को आप मिरर के पीछे रखोगे तो इमेज थोड़ी बनेगी, समझ लो आप। तो अगर आप यहां कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो कोई इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि मिरर के पीछे है, ठीक है। तो यहां पर आप रखोगे मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट को, और यहां कोई फोकस और सेंटर कर्वेचर तो होता नहीं है, वो तो इस साइड था, तो यहां पे बहुत ज्यादा केसेस नहीं बनते। पहला का केस देखते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो इमेज कैसे बनेगी, वही रे डायग्राम बनाने का हम तरीका फॉलो करेंगे। तो एक रे मैं पैरेलल ले लेता हूं, तो मैंने आपको बताया था कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, रे आई और इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। ओके गाइज, अब हम लाइट का एक दूसरा सेक्शन, कंप्लीटली डिफरेंट सेक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, अब पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्या होता है रिफ्रैक्शन? देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा रिकॉल करते हैं कि एक तो होता है ओपेक मटेरियल या ओपेक ऑब्जेक्ट्स, और दूसरा होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स और ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। दोनों में क्या अंतर होता है ये आपको पता है, लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है। ओपेक सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं जिनसे लाइट पास नहीं होती है, जिनमें लाइट ट्रेवल नहीं करती है, जैसे कि वुड में कोई लाइट वाइट ट्रेवल नहीं करती है। आयरन, कोई चीज आयरन का बना हुआ है उसमें कोई लाइट ट्रेवल नहीं करती है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वैसे होते हैं जिनमें लाइट ट्रेवल कर सकती है, जैसे कि एयर हो गया, ग्लास हो गया, ग्लास से लाइट ट्रेवल कर सकती है, वाटर से लाइट ट्रेवल कर सकती है। इनफैक्ट कई सारे लिक्विड्स होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनमें से एक वाटर है, और भी कुछ है जैसे कीरोसिन, टर्पेंटाइन, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए ट्रांसपेरेंट मटेरियल के जिनमें लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब लाइट ट्रेवल करती है तो हमने पढ़ा है कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। बट क्या है कि जीवन उतना आसान नहीं है, जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं। तो ये जो स्टेटमेंट अभी तक आपने पढ़ा है उसमें एक ट्विस्ट है। वो क्या ट्विस्ट है वही मैं आपको बताना चाहता हूं। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। कार्बन डाइसल्फाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, तो हमें बताना है कि उसमें लाइट की स्पीड क्या है। सी दिया हुआ है 3 × 10⁸, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। सी का मतलब क्या आपको पता है? सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार बोला जाएगा सी, तो आपको समझ में आना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की बात की जा रही है। एनीवेज, हमें तो स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है किसमें? कार्बन डाइसल्फाइड में। सोचिए आप कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कार्बन डाइसल्फाइड में, उसका फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज सी, डिवाइड बाय वी लिख देता हूं। व्हाट इज वी? वी इज स्पीड ऑफ लाइट इन कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कार्बन डाइसल्फाइड इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहां से वी आ जाएगा हमारा C डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो C है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.63। इसको हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट 1.84 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट इज आवर आंसर। लेट्स डू दिस क्वेश्चन फ्रॉम NCERT। यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। 3 सब्सटेंसेस की बात की जा रही है। इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट? तीनों में से किस में लाइट सबसे तेज ट्रेवल करती है? तीनों में से किस में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है, ये बताना है। यूज द इंफॉर्मेशन गिवन द टेबल। इस टेबल को यूज करना है। देखो, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है। टर्पेंटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। तो तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, पता है, तो और स्पीड क्या होना है बताना है। तो देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो देखो यहां से हम लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इसको तो C/N, ठीक है। नाउ इस इक्वेशन को देख के आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर n कम है, अगर n की वैल्यू कम है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि n नीचे आ रहा है ना, तो n कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। हमें यही तो बताना है फास्टेस्ट किसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा है। तो जिसमें n सबसे कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगा। अब देखिए किसमें n सबसे कम है, सबसे कम वाटर में, ठीक है। तो हम लिखेंगे एज n ऑफ वाटर इज लीस्ट
स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज मैक्सिमम। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहां पे तो फास्टेस्ट बताना था। अगर बताना होता कि किसमें स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम है, किसमें मिनिमम है, तो क्या बोलते हैं? तो टर्पेंटाइन में मिनिमम होता, टर्पेंटाइन में मिनिमम होता। क्यों? क्योंकि इसका जो इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। ठीक है, तो इसकी सबसे ज्यादा है तो इसमें स्पीड मिनिमम होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया। ठीक है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें डिफाइन किया, किसी मीडियम का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात एक और तरीके से की जाती है। जैसे कि आप सपोज करो ये एक मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। मतलब ये कोई मीडियम हो सकता है, एयर या वाटर मान लो, ये मान लो हो सकता है ग्लास हो। ठीक है, जैसे मान लो ये वाटर है और ये ग्लास है। ठीक है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई। तो इस केस में हम इस तरह से बात करते हैं कुछ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to medium 2, refractive index of medium 1 with respect to medium 2 equals to speed of light in medium 2 divided by speed of light in medium 1। आप समझ रहे हो? पहले हमने डिफाइन किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, उसमें हमेशा ही ऊपर क्या आएगा? स्पीड ऑफ वैक्यूम, और नीचे उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। और हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक और दूसरी तरीके से बात कर रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो उसमें हम लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जो बाद में आ रहा है टर्म उसकी स्पीड ऊपर लिखते हैं और जो पहले आ रहा है उसकी स्पीड नीचे लिखते हैं। ठीक है, शॉर्ट में इसको लिखने का तरीका होता है म्यू ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। एन का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले हमने 1 लिखा बाद में 2, तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 विल बी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन 2, देखें आप, डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन 1। उसी तरह से आप सोचिए अगर हम ये टर्म डिफाइन करना चाहें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, पहले हमने डिफाइन किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, अब उल्टा कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। तो ये कैसे डिफाइन करेगा? पहले तो हम लिखेंगे सिंबल को कुछ इसी तरह म्यू ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, और इसमें लिखेंगे स्पीड। पहले किसकी स्पीड लिखेंगे? जो बाद में आ रहा है उसकी स्पीड ऊपर, और जो पहले आ रहा है उसकी स्पीड 2 नीचे। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो टर्म होता है और ये जो टर्म होता है उसमें क्या रिलेशन है। आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मतलब मैं सकता हूं म्यू ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं यहां पे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में जो लाइट की स्पीड होती है वो आपको दी हुई है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में अलग स्पीड होगी, वो भी आपको दी हुई है। हमें बताना है ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। कैसे करेंगे? तो पहले आपको बताना है NGW, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, इसको लिखेंगे हम वेलोसिटी ऑफ, किसकी वेलोसिटी ऊपर लिखेंगे? जो बाद में आ रहा है, मतलब वाटर, और ऑब्वियसली फिर नीचे होगी ग्लास की स्पीड। ठीक है, तो ये आ जाएगा, आप देखें वाटर की स्पीड है 9/4 इंटू 10 टू द पावर 8, और ग्लास की स्पीड है 2 इंटू 10 टू द पावर 8। 10 टू पावर 8 10 टू पावर 8 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल 9/8। ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल। और हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, स्पीड ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। वो कैसे लिखेंगे? तो स्पीड ऊपर किसकी लिखेंगे? ग्लास की। ठीक है, क्योंकि ग्लास बाद में आ रहा है, नीचे वाटर की। तो ग्लास की स्पीड हम लिखेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर 8, और वाटर की 9/4 इंटू 10 टू पावर 8। 10 टू पावर 8 10 टू पावर 8 कैंसिल हो गया है, यहां से आ जाएगा हमारे पास 8/9। दैट इज अवर आंसर।
क्या ट्विस्ट है आप देखें, आप सपोज करो कि यहां पे हवा है, एयर है, और नीचे कोई लेक या रिवर है जिसका कारण वाटर है, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है जिसके एक साइड एयर है और दूसरी साइड वाटर है, उसको हम बोल सकते हैं इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर, ठीक है। अब आप सोचो कि यहां पे कोई लाइट रे आती है इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए। अब देखो, तो ये इंटरफेस को हिट करती है, इंटरफेस को। अब ये आई हवा से होते हुए आई, इंटरफेस को हिट की, अब ये अंदर वाटर में जाएगी, क्योंकि वाटर में भी लाइट ट्रेवल कर सकती है, तो अब ये अंदर वाटर में जाएगी, ठीक। नाउ द पॉइंट इज, क्या लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए अंदर वाटर में घुस जाएगी और इस तरह से ट्रेवल करेगी? क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं होता है, यही ट्विस्ट है। अगर लाइट परफेक्टली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती होती तो यहां से स्ट्रेट लाइन में आई और फिर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए आगे चली जाती वाटर में भी, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कुछ, जब ये वाटर में घुसती है तो बेंड हो जाती है थोड़ी सी, आप देख सकते हैं, और फिर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो ये जो फेनोमेना है जहां पे लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है एट एन इंटरफेस, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। समझ रहे हैं आप? जैसे अभी देखो आप, मैंने लाइट एयर से वाटर में घुसाई, अगर लाइट अगर वाटर से आ रही होती तब भी कुछ ऐसा ही होता। अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन में वाटर से जा रही होती रे और अब इंटरफेस को हिट करती तो अब भी कुछ ऐसा होता, लाइट जो है वो बेंड हो जाती। तो फिर से हम बोलते हैं क्या हुआ है यहां पे? रिफ्रैक्शन। तो हम रिफ्रैक्शन की डिफिनेशन लिख सकते हैं चाहे तो, हम लिखेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट while going from one medium to other is called refraction. सही है? बेंडिंग ऑफ लाइट while going from one medium to another is called refraction. जैसे इस फोटो में आप रिफ्रैक्शन होते हुए देख सकते हैं, ये ग्लास है, इधर एयर है, दिस इज ग्लास, ऑब्वियसली यहां पे हवा है और यहां पर भी हवा है, एयर, ठीक है। तो ये लाइट रे आती है और जब ये ग्लास में घुसती है तो आप देखो बेंड हो जाती है, फिर निकलती है तो फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, फिर से बेंड हो जाती है, दिस इज रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन को हम थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हैं तो हम कुछ नए टर्म्स और नए पॉइंट्स पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बड़ा की टर्म है इस चैप्टर में एक्चुअली। तो उससे पहले हम बात करते हैं थोड़ा लाइट के स्पीड की। क्या होती है लाइट की स्पीड, कितनी होती है पता है आपको? देखो, जब लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है, तो उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत फास्ट ट्रेवल करती है, ठीक है। जब लाइट एयर में ट्रेवल करती है, एयर में भी ट्रेवल कर सकती है, एयर ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसकी स्पीड जो होती है इससे थोड़ी सी कम होती है, स्लाइटली लेस देन 3 × 10⁸, ठीक है। लेकिन क्योंकि थोड़ी सी कम होती है तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही ले लेते हैं। अब ऐसे तो मैंने आपको बताया जो लाइट है वो और भी मीडियम्स में ट्रेवल करती है, जैसे वाटर हो गया, किरोसिन हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी लिस्ट है। इन सब में जब लाइट ट्रेवल करती है तो सब में अलग अलग स्पीड होती है, सब में डिफरेंट स्पीड्स होती हैं, और इन सब में जो स्पीड होती है वो हमेशा लेस देन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कहने का मतलब है कि लाइट डिफरेंट मीडियम्स में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है। लेकिन लाइट की सबसे ज्यादा स्पीड कहां पर होती है? वैक्यूम में लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आते हैं कि ये क्या चीज है। तो आप सपोज कोई मेरे पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, जैसे कि वाटर हो गया या ग्लास हो गया, ठीक है, तो इसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल के लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जनरली उसको सिंबल एन से डिनोट किया जाता है और उसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, समझ रहे हो? ये फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का।
जैसे कि अगर हम वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एन वाटर इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, सॉरी इन वैक्यूम, ऊपर वैक्यूम आता है ध्यान रखें, डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वैसे अगर हम ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे और बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो आप समझ होंगे। जैसे इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो हमने देखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ग्लास में जो लाइट की स्पीड होती है पता है वो कितनी होती है? सोचिए आप, इससे ज्यादा होगी या कम होगी? इससे ज्यादा होगी क्या कम होगी? बताएं। ऑब्वियसली कम होगी ना, क्योंकि अभी मैंने बताया कि वैक्यूम में स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो ग्लास में जो स्पीड होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा हमारे पास 1.5। ठीक है, तो इस तरह से कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं हम। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, उसको कई बार ऐसे भी बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। सही है। वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर है तो उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। मतलब दोनों ठीक है। अगर आप सिर्फ इतना बोल रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तो भी सही है, और आप बोल रहे हो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तो भी सही है। एक छोटा सा क्वेश्चन बताया आप मुझे। क्वेश्चन ये है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, एयर का। तो देखो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। सही बात है। तो अब देखो, वैक्यूम में स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको। एयर में स्पीड जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है, जैसा कि लेकिन मैंने आपको बताया कि अप्रोक्सीमेटली हम उतनी ही ले लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना चाहिए, कई बार काम आता है। Let us see some animations related to this chapter light. First is laws of reflection of light. So this is the incident ray, students. It is reflected by plane mirror. This is a reflected ray. Now we should draw normal. This angle of incidence I, this angle of reflection R, both of them will be equal. That is the first law basically. If I is increased, R will also increase. Incident ray, normal and reflected ray, they lie in the same plane. This is second law. Now image formation by concave mirror. So this is the case when object is written focus and pole, as you can see in the animation. So we are seeing the ray diagram, that how the image is going to be formed. This is the image strength. Now second case, object at focus. Now third case, object is written F and C. So these are the two rays that we are drawing, and you can see that the image is being formed like this. Now object has been placed at C, center of curvature.
As you know students, image will be formed at center of curvature itself. It will be inverted, real and of same size. Now next case, object beyond center of curvature. This is the image. Now the last case here, which is not very important, object is at infinity. So parallel rays are coming from the object. They will all meet at focus after reflection. So their image will be formed. Now image formation by convex mirror. Object is between pole and infinity. Now the next case, when the object is at infinity. Now students, image formation by convex lens. First case, object is between F and O. O is optical center. Next case, object is at focus. Now as you know, image will be formed at infinity. Next case, object is between F and C. Now object is at C, center of curvature. Now object is beyond C. Last case, object is at infinity. Now image formation by concave lens. Object is between optical center and infinity. Now object is at infinity. Now students, experiment of focusing sun rays on a paper. So these are sun rays hitting concave mirror, then they are getting focused. If we move a paper like this, when the paper will be at focus like this, paper will start burning.
now we move to the next topic that is called refraction by spherical lens. तो इस टॉपिक में भी जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है हम रिफ्रैक्शन की ही बात कर रहे होंगे, लेकिन हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे होंगे इन द केस ऑफ स्फेरिकल लेंस। तो अब सवाल ये उठता है कि स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं। स्फेरिकल लेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसका बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जैसे मैं आपको कुछ बताऊं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो चश्मा जो होता है स्पेक्टिकल्स, उसमें यहां पे जो ग्लास होता है वो स्फेरिकल लेंस होता है। कैमरा में यहां पे आपने एक ग्लास देखा होगा, इसका तो नाम, इसको तो लोग लेंस नाम से जानते भी हैं, ये भी लेंस होता है। माइक्रोस्कोप में लेंस का यूज होता है, टेलीस्कोप में लेंस का यूज होता है, ठीक है। इनफैक्ट मैं क्या बताऊं आपको, हमारी आंखों के अंदर भी लेंस होता है। आपको सुन के अजीब लगेगा, लेकिन जो अगला चैप्टर है हमारा उसमें हम देखेंगे कैसे। अब लेंस एग्जैक्टली है क्या ये देखना चाहेंगे हम। देखो सबसे पहले देखें ये क्या चीज है, ये तो हमें पता ही है, दिस इज अ ग्लास स्लैब, ठीक है। इसका ये जो फ्रंट फेस है टॉप वाला, ये एक्चुअली फ्लैट होता है, ठीक है, और उसके नीचे जो सरफेस है वो भी फ्लैट होता है, सही है। इसको अगर मैं इस तरह से देखूं, यहां से देखूं, तो कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, दोनों साइड से फ्लैट दिखाई देगा। अब इसी दोनों फ्लैट सरफेस में से किसी भी एक या दोनों सरफेस को अगर हम कर्व कर दें तो क्या होगा। जैसे आप देखें इस सरफेस को मैंने क्या किया, कर्व कर दिया, ठीक है, बल्जिंग, बाहर की तरफ कर्व। यहां पे देखें इस सरफेस को मैंने कर्व किया, लेकिन अंदर की तरफ, अंदर की तरफ आप देख सकते हैं, अंदर की तरफ। यहां पे आप देखें मैंने दोनों सरफेस को बाहर की तरफ कर्व कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना हमारे पास इस टाइप के, इनको हम बोलते हैं लेंस। दीज आर कॉल्ड लेंस। जैसे ये डायग्राम देखिए, इसमें और भी वेरिएशंस दिखाया गया है। स्लैब के दोनों फ्लैट सरफेस को इसमें बाहर की तरफ कर्व बनाया गया है, यहां पे सिर्फ इस वाले सरफेस को बाहर की तरफ कर्व बनाया गया है। इसमें आप देखिए क्या किया गया, दिस इज इंटरेस्टिंग, इस सरफेस को बाहर की तरफ कर्व बनाया गया है और इसको अंदर की तरफ कर्व बनाया गया है। वैसे आप देख सकते हैं हर केस में क्या किया गया है। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेंस होते हैं। उसमें से खासकर ये जो लेंस है और ये जो लेंस है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम इस चैप्टर में इन दोनों के बारे में ही डिटेल में ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो लेंस होता है इसका नाम होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, या फिर इसको सिंपली कॉन्वेक्स लेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। ये वाला जो लेंस होता है इसका नाम होता है डबल कॉनकेव लेंस, या फिर इसको सिंपली कॉनकेव लेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। बाकियों के भी नाम होते हैं, बट वो हमारे स्कोप से भी बाहर की चीज है। ये देखें आप, ये एक रियलिस्टिक पिक्चर है इस वाले लेंस की। देखो थोड़ा सा आपको फील आया कि यहां से अंदर की तरफ धसा हुआ है, वैसे ये रियलिस्टिक पिक्चर है इस वाले लेंस की, इसमें भी आपको फील आ रहा होगा कि ये ऊपर से उठा हुआ है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला जो लेंस होता है कॉन्वेक्स, ये बीच से मोटा होता है, सही बात है, थिक एट मिडिल, बीच से ये मोटा होता है कॉन्वेक्स लेंस। और ये वाला जो लेंस है कॉनकेव, कॉनकेव ये जो लेंस है कॉनकेव, वो बीच से थिन होता है, थिन एट मिडिल। कॉनकेव लेंस को हम फिजिक्स में इस सिंबल से डिनोट करेंगे हमेशा, और ये वाला जो कॉनकेव लेंस है कॉनकेव, उसको इस सिंबल से डिनोट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन सा लेंस कॉन्वेक्स है और कौन सा लेंस कॉनकेव है, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, मिक्स कर देते दोनों को। तो आप ध्यान रखें, बिल्कुल यहां गलती ना करें, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है, ओके। अब जो कॉन्वेक्स लेंस की बात थोड़ा और डिटेल में करते हैं, तो इसका ये जो सरफेस है कर्व्ड है और ये भी सरफेस कर्व्ड है। अब आप देखो ये जो कर्व्ड सरफेस है वो हम सोच सकते हैं किसी बड़े स्फीयर का पार्ट होगा, ठीक है, और वैसे ये जो कर्व्ड सरफेस है वो भी किसी बड़े स्फीयर का पार्ट होगा, सही बात है। अब देखो ये जो स्फीयर है उसका जो सेंटर है, यहां पे उसका जो सेंटर होगा उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
वैसे इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको भी हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। तो पहले तो आप देख सकते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, ठीक है, और क्योंकि दो होते हैं तो एक को हम C1 बोल देते हैं और एक को C2, सही है। वैसा ही कुछ कॉनकेव लेंस के लिए भी होता है जो हम देखेंगे। तो ये रहा कॉनकेव लेंस, ठीक है। उसका ये जो कर्व पार्ट है वो एक स्फीयर का पार्ट होगा, उसका एक सेंटर होगा, और वैसे इस साइड भी एक स्फीयर होगा जिसका सेंटर होगा। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ दिस लेंस, जैसा यहां पे था। अब क्योंकि यहां पे दो सेंटर कर्वेचर है वंस अगेन, तो एक को C1 और एक को C2 बोल देंगे, ओके। और भी कुछ टर्म्स होते हैं इन दोनों से रिलेटेड, इन दोनों लेंस से रिलेटेड। जैसे एक भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, इस लेंस का जो सेंटर वाला पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। इसको O सिंबल से डिनोट किया जा सकता है, कई बार इसको C सिंबल से भी डिनोट करते हैं। वैसे यहां पर भी जो सेंटर वाला पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ओके। ये अब जो लाइन आपको दिख रही है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है और हम बोल सकते हैं मिरर के परपेंडिकुलर है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। खैर आपको लग रहा हो कि टर्म्स कुछ वैसे ही है जैसे कि मिरर में थे, वैसे यहां पर भी हम इसको लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस इज लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंस, ओके। तो अब हम बात करेंगे फोकस की। फोकस की बात हमने मिरर्स में भी की थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। वैसे कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस में भी फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस में फोकस की बात करते हैं। तो क्या होता है फोकस, देखें आप, सपोज करो ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है और इस पे पैरेलल लाइट रेज आती है। ये जो लाइट रेज है वो आपस में भी पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ भी पैरेलल है। अब इन लाइट रेज का क्या होगा, देखो, अब इन लाइट रेज का रिफ्रैक्शन होगा। इस लेंस से पास होने पे वो बेंड होगी, बेंड होगी मतलब हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन होगा। तो देखिए बेंड होके इस साइड आएंगी और बेंड होके वो एक पॉइंट पे मीट करेंगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, जिसको हम फोकस बोलेंगे, ठीक है। इसको हम फोकस बोलेंगे या फिर प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, सही है। तो हम लिख सकते हैं फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। इस फोटो में आप एक्चुअली में देख सकते हैं ये चीज होते हुए। ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहां से पैरेलल रेज आती हैं और यहां मीट करती हैं बेंड होने के बाद, और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस, ठीक है। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहां पे जो मिरर से अलग होता है। लेंस में एक्चुअली दो फोकस होते हैं, टू फोकाई। फोकाई जो होता है वो फोकस का प्लूरल होता है। तो लेंस में दो फोकस होते हैं। कैसे होते हैं आप देखें, इस फोटो में देखें। तो पहले हमने सोचा कि इधर से पैरेलल रे आई तो यहां मीट की, ये हमारा पहला फोकस। अगर पैरेलल रेज इस साइड से आए तो वो इस साइड मीट करेंगी और ये हमारा दूसरा फोकस होगा, आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से दो फोकस होता है। हालांकि जनरली हम इसी फोकस की बात कर रहे होंगे, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की, उसको हम बोलते हैं एफ मतलब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। वैसी बात है जैसे कुछ हम मिरर में क्या करते थे। यहां पे एक आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए, ऐसा हमने मिरर में भी किया था। यहां पे हमने एक लेंस रखा है, ऑब्वियसली कौन सा लेंस रखा है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, क्योंकि उसी की बात अपन कर रहे हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। सन के सामने अगर हम उसे रखेंगे तो सन से पैरेलल रेज आएंगी, हमने पहले भी देखा है। ये पैरेलल रेज जो है वो मीट करेगी कहां पे, फोकस पे, ठीक है। अगर हम यहां पे एक पेपर रख देंगे तो क्या होगा, आप सोचो कि ये सारी लाइट रेज एक छोटे से पॉइंट पे पहुंचेगी, तो वहां पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और पेपर जो है वो जलने लगेगा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं। लेकिन जब अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करें तो ये ध्यान रखें कि कभी भी आप सन की तरफ डायरेक्टली ध्यान देखें,
क्योंकि सन से बहुत ब्राइट लाइट आती है और अगर आप डायरेक्टली वहां देखेंगे तो आपकी आंखें जो है वो खराब हो सकती हैं। ओके, अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस, ऐसी चीज हमने मिरर में पढ़ी थी। क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस? अगर आपको मिरर याद है तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि अगर पैरेलल रेज आती हैं तो ये लेंस क्या कर रहा है, उन सबको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। अब बात करेंगे फोकस की कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कॉनकेव लेंस है। बेसिक फंडा कुछ वैसा ही होता है कि आप सोचो कि लाइट रेज आती हैं पैरेलल, आपस में ही पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस में। यहां पे फिर से क्या होता है कि लाइट रे इधर आती है बेंड होके, मतलब रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन इस पे बेंडिंग अलग टाइप की होती है, कुछ ऐसे। इसमें लाइट रे जो है वो कन्वर्ज नहीं डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज होती है, ठीक है। इन लाइट रेज को, ये जो लाइट रे दूसरे साइड आई हैं उसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे इन सबको, तो इस तरीके से वो एक पॉइंट पे मीट करेंगे, और ये जो पॉइंट होगा आप समझ लेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। दिस विल बी कॉल्ड फोकस। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो कॉनकेव लेंस है उसने पैरेलल रे को डाइवर्ज किया है, इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब जिस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस के दो फोकस थे, वैसे यहां पर भी दो फोकस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यहां पे हम फोकस को की डिफिनीशन कुछ ऐसे लिख सकते हैं, तो फोकस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फोकस ऑफ concave lens is the point on principal axis where parallel rays appear to meet after refraction। appear to meet क्यों लिखा गया है कि एक्चुअली वो मीट नहीं कर रही है, एक्सटेंड करने पे मीट कर रही है। और जैसा मैंने आपको कॉन्वेक्स लेंस में बताया, यहां पे फोकस को प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। यहां आप इस फोटो में भी देख सकते हैं जो चीज मैंने आपको बताई। अब देखिए ये कॉनकेव लेंस है, पैरेलल लाइट रेज आती हैं और फिर ये डाइवर्ज हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले मिरर और लेंस में थोड़ा सा कंपैरिजन करना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर में कुछ ऐसा होता है, पैरेलल रेज आके फोकस से मीट करती है। कॉन्वेक्स मिरर में पैरेलल रेज आके रिफ्लेक्ट होती है, एक्सटेंड करने पे फोकस से मीट करती है, ठीक है। यहां पे हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऐसा पढ़ा, ध्यान दें, कॉनकेव लेंस के लिए ऐसा पढ़ा, ठीक है। अब देखिए हमने ऐसे ही पढ़ा है, तो अब देखिए जो चीज कॉनकेव मिरर में हो रही थी उस टाइप की चीज कॉन्वेक्स लेंस में हो रही है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में एक्चुअली रेज फोकस में मीट कर रही थी, वैसे कॉन्वेक्स लेंस में भी एक्चुअली रेज फोकस में मीट कर रही है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में एक्सटेंड करने पे फोकस में मीट कर रही थी और कॉनकेव लेंस में एक्सटेंड करने में मीट कर रही है, ठीक है। तो नाम थोड़ा उल्टा सा होता है, तो ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये रहा कॉन्वेक्स लेंस और ये कॉनकेव लेंस, ठीक है। दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना रखी है, ये बीच में उनका ऑप्टिकल सेंटर होगा जिसको हम ओ से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिनोट कर लेते हैं हम। यहां पे ये फोकस हो जाएगा, लेकिन हमने देखा था दो फोकस होते हैं तो एक फोकस इधर भी होगा, ठीक है। कई बार लोग इसको F1 और इसको F2 लिख देते हैं, उसी तरीके से यहां पर भी अपन लिख सकते हैं F1 एंड F2, ओके। एक काम और करते हैं, यहां पे ये जो दूरी है वो फोकल लेंथ है, O से डबल दूरी पे एक पॉइंट होगा जिसको हम बोल सकते हैं 2F2, ठीक है। वैसे ही O से 2F दूरी पे एक दूसरा पॉइंट होगा जिसको हम लिख सकते हैं 2F1, ठीक है। मतलब ये दूरी जितनी होगी ये दूरी भी उतनी होगी, आप समझ रहे होंगे। यहां पे भी कुछ वैसा ही काम कर सकते हैं हम, 2F2 और 2F1 लिख सकते हैं। हो सकता है कि आप अचानक से सोच रहे हो कि यार ये 2F2 2F1 ये क्या चक्कर है, ये यहां पे कैसे आ गया अचानक से। तो थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे, अभी इसकी आप ज्यादा टेंशन न लें, ठीक। देखो पहले टाइप की रे जो होती है वो कैसे होती है, तो पहले टाइप की रे होती है कि सपोज कोई कोई पैरेलल रे आती है, पैरेलल रे मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो ये बेंड होके इधर आएगी, रिफ्रैक्ट होगी। तो ऐसा होता है कि ये बेंड होके जब रिफ्रैक्ट होती है तो ये फोकस से पास होते हुए जाती है, ये तो हमने पहले भी देखा है, ठीक है। तो ये पहले टाइप की एक रे हो गई। उसी तरीके से हम कॉनकेव मिरर में भी बात कर सकते हैं
कि अगर कोई पैरेलल रे आती है तो उसका क्या होता है। तो कोई पैरेलल रे आती है तो इस तरीके से चली जाती है, ठीक है, ताकि हम इसको एक्सटेंड अगर करें पीछे तो ये फोकस से पास होगी। ठीक, यहां पे जो पैरेलल रे आती है फोकस से पास होती है, और यहां पे जो पैरेलल रे आती है वो इस तरह से जाती है, एक्सटेंड करने पे फोकस से पास होती है। दूसरी टाइप की रे देखेंगे हम। दूसरी लाइट की रे ऐसी होती है कि अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है इस तरीके से, ताकि वो ऑप्टिकल सेंटर को आके हिट करती है लेंस के, तो ये जो रे होती है वो स्ट्रेट निकल जाती है, स्ट्रेट। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। कोई लाइट रे अगर ऐसे इंसिडेंट हुई कि वो ऑप्टिकल सेंटर पे आके गिरती है तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी। यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ओके, अब हम देखेंगे तीसरे टाइप की रे। तो देखते हैं तीसरे टाइप की रे, ये भी सिंपल ही होती है। इसमें क्या होता है कि हम एक ऐसी इंसिडेंट ले रहे हैं कुछ इस टाइप की, आप देखें, जो फोकस से होते हुए आ रही है, फोकस से होते हुए आ रही है और लेंस को हिट करती है। तो ये लाइट रे जब इधर जाती है तो आप शायद समझ पा रहे होंगे, ये इधर जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक, उसी तरह से यहां पर भी हम उसी टाइप की इंसिडेंट कंसिडर कर रहे हैं जो इस टाइप से आए, मतलब ये इस तरह से आ रही है कि अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो वो फोकस से पास होगा। आप ध्यान दें, ध्यान दें, ये जो लाइट रे आती है ये बेंड होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो देखें आप, ये तीन टाइप की रेज हमने पढ़ ली दोनों टाइप के लेंसेज के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, तभी हम पता कर पाएंगे कि लेंस से कैसी इमेज बनती है। ठीक है, तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। जो लाइट रे पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरह से जाती है, यहां पे फोकस से पास हो रही है, यहां पे एक्सटेंड करने पे फोकस से पास हो रही है। ये तो बहुत ही सिंपल है। सेकंड वाला केस, ऑप्टिकल सेंटर पे आने वाली जो लाइट रे होती है वो सीधी निकल जाती है। ये केस थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लोगों को। फोकस से आने वाली लाइट रे पैरेलल हो जाती है, यहां पे जो ऐसी लाइट रे जो एक्सटेंड करने पे फोकस पड़ जाती वो इधर आने पे पैरेलल हो जाती है। ओके, अब हम देखेंगे फाइनली कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज कैसे बनती है। तो ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसके जो फोकस सेकंड f2 2f2 और इधर f1 2f1 मैंने मार्क कर रखा है। ठीक है, बीच में ऑप्टिकल सेंटर होगा वो भी अपन मार्क कर सकते हैं। अब देखो क्या होता है कि अगर अपन ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे तो अलग टाइप की इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं तो अलग टाइप की इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट यहां पर रखते हैं तो अलग टाइप की इमेज बनती है। ये बातें आपके लिए नई नहीं है, मिरर में भी हम ऐसी सिचुएशंस देख चुके हैं। बहुत कुछ यहां पे मिरर जैसा ही होता है। जैसे हम पहला केस देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे कहीं रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट हमने यहां रखा है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन, या लिखने की जरूरत नहीं है, आपको दिख ही रहा है, बिटवीन F1 एंड O, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रख रहे हैं। ठीक है, अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, लास्ट में आपको लिख के एक टेबल दे दूंगा। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कैसे बनाएंगे, वही तरीका यूज करते हैं जो मिरर में होता है। देखिए यहां से बहुत सारी लाइट रेज निकलती हैं इस ऑब्जेक्ट से, जो लेंस को हिट करके इस साइड आती हैं, फिर वो लाइट रेज कहीं ना कहीं मीट करती हैं, जहां वो मीट करती है वहीं पे इमेज बनता है। एक बार रिपीट करता हूं मैं, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलती है कई सारी, बहुत सारी, और लेंस को हिट करेंगे, फिर वो रिफ्रैक्ट होकर इस साइड आएंगे, फिर कहीं ना कहीं वो मीट करती है जहां पर इमेज बनता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि वो इमेज पता करने के लिए हमें सारी रेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मिरर में देखा था हमने कितनी रेज बनाने की जरूरत पड़ती है, बताएं आप, सोचें आप, दो रेज। ठीक है, तो यहां से कोई भी दो रेज हम ले सकते हैं। तो मैंने आपको तीन तरीके की स्पेशल रेज पढ़ाई थी अभी, उसमें से कोई भी दो आप ले लो। तो देखें, सबसे पहले तो अपन ये वाली रे ले लेते हैं, पैरेलल वाली। ठीक है, तो अगर कोई लाइट रे पैरेलल आती है तो ऑब्वियसली उसका क्या होगा हमें पता है, ये रिफ्रैक्ट होके फोकस से पास करते हुए जाएगी, जैसा कि हमने कुछ देर पहले ही देखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सब में आया दूसरी लाइट रहेगा,
दूसरी लाइट रे हम कैसी ले सकते हैं, 3 तरह की मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद नहीं है तो आप देखें पीछे जाके। दूसरी लाइट रे मैं कुछ ये वाली ले रहा हूं जो ऑप्टिकल सेंटर पे हीट कर रही है। तो वो जो लाइट रे होती है उसका क्या होता है, वो अनडेविएटेड, बिना बेंड हुए निकल जाती है आगे, ठीक है। तो इस तरह से इधर आ जाएगी, ओके, ठीक है। यहां पे अब हमारी आंख होगी, हमारे आंख में ये लाइट रे जाएंगी, ठीक है। तो हमें इमेज कहां दिखाई देगी, जहां पे ये दोनों लाइट रे मीट करेंगे। आप देख सकते हैं दोनों को पीछे एक्सटेंड किया जाए तो दोनों मीट करेंगे, तो हम इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो ये हमने लाइट रे को एक्सटेंड कर दिया, यहां मीट कर रही है। समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है। अब यहां पर इमेज बनेगी कुछ इस टाइप से, ठीक। तो ये हमारी इमेज हो गई। तो जब हम यहां से देख रहे होंगे तो इमेज हमें पीछे दिखाई देगी, और समझ रहे हो। और उस इमेज की क्या प्रॉपर्टीज हैं वो तो अब हम समझ ही सकते हैं आराम से। ये इमेज रियल है या वर्चुअल है, बताएं, आप खुद बोलें, अब आप बोल सकते हो। क्योंकि लाइट रेज को एक्सटेंड करने पे वो मीट कर रही है, तो इमेज जो है वो वर्चुअल हो गई। इरेक्ट है ये तो आप देख ही सकते हैं, ठीक है। और मैग्निफाइड है, इनलार्ज्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर O और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो पीछे उसकी इमेज बनती है और उसकी ये प्रॉपर्टीज होती है। इन फोटोज को देखें, आपको और अच्छा लगेगा। इनमें वही चीज हो रही है जो मैंने आपको यहां पढ़ाई है। यहां पे देखो, ये जो है वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और बच्चे के जो दांत है वो हमें कितने बड़े दिखाई दे रहे हैं, क्यों भाई, उसका जो फेस है वो लेंस के बहुत पास है, ठीक है। तो देखिए आपको लेंस के बहुत पास है, तो एक्चुअली वो O और F1 के बीच में है, O और F1 के बीच में, तो उसकी मैग्निफाइड इरेक्ट इमेज बन रही है। तो आप देख सकते हैं, इसलिए हमें उसके बड़े बड़े दांत दिख रहे हैं। यहां पे आप देखिए, यहां पे तो और भी ज्यादा वो चीज हो रही है। आप देखें कि उस आदमी की आंखें कितनी बड़ी दिखाई दे रही है हमें, क्यों, क्योंकि वो आदमी इस मिरर के, सॉरी, इस लेंस के बहुत पास है। तो एक्चुअली O और F1 के बीच में है, तो उसकी मैग्निफाइड इरेक्ट इमेज बन रही है, इसलिए उसकी आंख हमें इतनी बड़ी सारी दिख रही है। ये देखें, ये एक मैग्नीफाइंग लेंस है, मैग्नीफाइंग लेंस। इसके बारे में तो सुना ही होगा आपने, मैग्नीफाइंग लेंस। किसी किताब में या कहीं पे बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, तो इस लेंस से हम अगर देखते हैं तो हमें बड़ा बड़ा दिखने लगता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग लेंस। ये कुछ नहीं है, बस ये कॉन्वेक्स लेंस है यहां पे, ठीक है। और जो हमने यहां पे पढ़ा वही हो रहा होता है। इस लेंस को हम पास में रखते हैं बुक के बहुत, तो बुक के जो लेटर्स हैं F और O के बीच में आ जाते हैं, F और O के बीच में, तो उन लेटर्स की बड़ी इमेज बन जाती है, बड़ी इमेज, तो हमें वो लेटर्स अच्छे से दिखाई देने लगते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है, एज ए मैग्नीफाइंग लेंस, ठीक। जैसे इस फोटो में भी देखिए क्या हो रहा है, ये एक पामिस्ट है, हाथ देखता है जो, ठीक है। हाथ देख के आपका भविष्य बताता है कि आपके जीवन में क्या होगा, आपकी कितनी शादियां होंगी, कितने बच्चे होंगे, व्हाटएवर, पामिस्ट। वो एक लेडी का हाथ देख रहा है। तो अब देखिए, ये मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज कर रही है, मैग्नीफाइंग ग्लास या मैग्नीफाइंग लेंस, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, मैग्नीफाइंग लेंस जो है वो कुछ नहीं बल्कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो जब ये इस लेंस से लेडी का हाथ देखता है तो उसके हाथों में जो छोटी छोटी लकीरें हैं वो उसको बड़ी दिखती हैं, तो क्लियरली दिखती है, तो वो अच्छे से भविष्य बताता है। तो आप समझ गए होंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है मैग्नीफाइंग लेंस बनाने के लिए। और फिर मैग्नीफाइंग लेंस के तो बहुत सारी यूज हैं, किताब पढ़ने में, हाथ की लकीरों को देखने में, वगैरह वगैरह। ओके, अब हमने ऑब्जेक्ट जो है वो F1 पे रख दिया, ठीक है। इसको थोड़ा इधर लेके आए, अपन F1 पे रख दिया। अब हम देखना चाहते हैं कि इसकी कैसी इमेज बनेगी, रे डायग्राम बना के। ऑब्वियसली इसको रे डायग्राम बोलते हैं, ये हम पहले देख चुके हैं मिरर वाले केसेस में, ठीक है। तो फिर से वही काम करेंगे, 2 रेज लेंगे हम। तो एक रे तो अपन वही ले लेते हैं, ठीक है, जो पैरेलल जाएगी और फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। 2 लाइट रे नहीं होती है, दूसरी हम वो ले लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। तो वो तो बहुत सिंपल होती है, वो तो बेंड होती नहीं है, सीधे निकल जाती है, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक। अब क्या होता है, ये जो दोनों लाइट रेज आती हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो आप समझ गए होंगे ये दोनों कहां मीट करेंगी, इन्फिनिटी, ये दोनों
इन्फिनिटी पे मीट करेंगे, पैरेलल रेज इन्फिनिटी पे मीट करेंगे, तो इमेज भी कहां बनेगी, इन्फिनिटी भी बनेगी, तो इमेज विल बी एट इन्फिनिटी, इमेज एट इन्फिनिटी। और यहां पे जो इमेज बनेगी उसकी प्रॉपर्टी भी हम लिख सकते हैं, क्या प्रॉपर्टी होगी। अब देखिए ये नीचे जाके मीट करेंगी, मतलब इमेज जो है वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है, और बहुत नीचे जाके मीट करेंगी तो बड़ी सी इमेज बनेगी, तो इनलार्ज्ड होगी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड केस। अब जो है हम ऑब्जेक्ट को F1 और 2F2 के बीच में रख देते हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि मिरर केस में भी अपन ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे रख रहे थे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब इसकी इमेज का रे डायग्राम बनाएंगे हम, तो फिर से 2 रे लेना है, वही देखो वही घिसा पिटा काम है। ये लाइट रे हमने ली, ठीक है, और फिर ये लाइट रे जो है वो बेंड होके फोकस से गुजरेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। दूसरी लाइट रे अपन बना लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली, ठीक है, वो तो अनडेविएटेड निकल जाएगी कुछ इस तरीके से। अब ये दोनों जहां मीट करेगी वहां इमेज बनेगी, तो आप देख रहे हैं कि वो थोड़ा इधर मीट करेगी, तो मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा अपना पेज उधर, ठीक है। तो ये दोनों इधर मीट करेंगी यहां पे, तो हमारा जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, दिस विल बी आवर इमेज। ओके, तो अब ये जो इमेज बनी है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, एक तो आप देख सकते हैं ये 2F2 की इधर बनी है, 2F2 के इधर बनी है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज की अपन बात करें तो वो आप मुझे बताएं, वो मुझे बताएं आप, रियल है या वर्चुअल है, बताएं। रियल है, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली में मीट कर रही है, तो ये रियल इमेज है। ये तो दिख ही रहा है कि वो इन्वर्टेड है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और ये भी दिख रहा है कि वो इनलार्ज्ड है, आपको लग रहा होगा थोड़ी सी बड़ी है ये, इनलार्ज्ड। ये फोटो देखें आप, ये जो केस मैंने आपको बताया उसका एक्सपेरिमेंट किया हमने, और ये उसका फोटो है, आप देखें ये हमारा लेंस हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, कैंडल इज आवर ऑब्जेक्ट, और ये कैंडल को इस जगह पे रखा गया है ताकि वो F1 और 2F1 के बीच में हो, F1 और 2F1 के बीच में ऐसे रखा गया। सो आप देखो इसकी इमेज जो बनी है इधर बनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये लार्ज और इन्वर्टेड है, फ्लेम की इमेज लार्ज और इन्वर्टेड है, लार्ज और इन्वर्टेड, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा कि एक स्क्रीन पे आई है इमेज, स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे सिर्फ कौन सी इमेज आती है, रियल, रियल, मैंने आपको बताया था स्क्रीन पे आ रही है मतलब रियल इमेज है, ठीक है। अब फोर्थ केस देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट को और इधर ले जाते हैं और अपन इसको 2F1 पे रख देते हैं, 2F1 पे, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसकी इमेज हमें बनानी है, वही प्रोसेस रिपीट करेंगे हम। तो एक रे तो मैं पैरेलल वाली ले लेता हूं, ये जो रे है वो रिफ्रैक्ट होके ऑब्वियसली, सॉरी, वो रिफ्रैक्ट होके F2 से पास होगी, सही है। दूसरी रे कैसे लेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे ले लेते हैं। तो हमने ये रे ले ली, आप देखें ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, इसलिए बेंड नहीं होगी। ओके, आप देखें ये दोनों रे यहां मीट कर रही है, तो यहां पे हमारे पास इमेज इस तरह से बन जाएगी। ओके, दिस इज आवर इमेज, ठीक। तो इसमें आप देखें जो इमेज है वो 2F2 पे बनी है, जब हमने 2F1 पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज 2F2 पे रखी है। और इसकी प्रॉपर्टीज तो आप बता ही सकते हैं क्या है, तो सिंपल सी बात है, रियल है या वर्चुअल है, बोले आप, ऑब्वियसली दिख रहा है कि रियल है, ठीक है। इन्वर्टेड है, ये भी दिख रहा है, और क्या हुआ, सेम साइज की, एक्चुअली यहां पे जो इमेज होती है वो सेम साइज की होती है। फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट हमने ये रखा, यहां रखा है, आपने सोच ही लिया होगा पहले से, ठीक है। अब इसका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, एक रे तो अपन हमेशा की तरफ पैरेलल ले लेते हैं, जो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजरेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। दूसरी रे अपन कैसे लें, देखो थोड़ा चेंज करते हैं, 3 चॉइस थी ना रेज लेने की हमारे पास, याद करो आप 3 चॉइसेस बताई थी, तो तीसरी वाली चॉइस हमने किसी भी क्वेश्चन में यूज नहीं की, हम चाहे तो कर सकते थे और आंसर वही आता, ठीक है। इस केस में थोड़ा चेंज करते हैं और तीसरी वाली चॉइस यूज करते हैं। तो तीसरा चॉइस क्या था, बताएं मुझे क्या था। उसमें था कि जो रे फोकस से होते हुए आती है, इस तरीके से फोकस से होते हुए आती है, उसका क्या होता है, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है कुछ इस तरीके से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए निकल जाती है, ठीक। तो आप देखें अब ये दोनों लाइट रे कहां मीट कर रही है, यहां मीट कर रही है, तो इमेज जो है हमारा यहां पे होगा। ओके, समझ गए होंगे आप। और
इमेज की प्रॉपर्टी की बात करें तो वो तो क्लियर है, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली इमिट कर रही है तो ऑब्वियसली दे आर रियल इमेज। आप ये भी देख सकते हैं कि वो छोटी है, डिमिनिस्ड और इन्वर्टेड है, ये भी देख सकते हैं आप।